नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में और उसकी एक बहुत ही दिलचस्प न्यायिक यात्रा के बारे में। आखिर ये प्रस्तावना है क्या? क्या ये संविधान की किताब का सिर्फ पहला पन्ना है, एक तरह का इंट्रोडक्शन, या फिर ये वो आत्मा है, वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा संवैधानिक ढांचा टिका हुआ है? जवाब जवाब छुपा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसलों में। तो आज की हमारी बातचीत कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी कानूनी स्थिति क्या थी। फिर बात करेंगे उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद समझेंगे कि ये कैसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बनी। और आखिर में ये भी देखेंगे कि आज ये कानूनों को समझने में हमारी कैसे मदद करती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है आज़ादी के ठीक बाद के शुरुआती सालों की। उस दौर में पता है सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का कोई जरूरी हिस्सा नहीं मानता था। मतलब इसे बस एक कह सकते हैं कि एक सजावटी परिचय, एक ऑर्नामेंटल इंट्रोडक्शन की तरह देखा जाता था। और यह नजरिया एकदम साफ हो गया 1960 के बेरुबारी यूनियन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दो टूक कह दिया कि हां, प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के दिमाग में क्या चल रहा था यह समझने की एक चाबी हो सकती है, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है और इसकी कोई कानूनी ताकत भी नहीं है। मतलब बात खत्म। लेकिन फिर 7 साल बाद 1967 में गोलकनाथ केस में कुछ बदला। एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव। देखिए, फैसला सीधे सीधे प्रस्तावना पर तो नहीं था, पर कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर रखते हुए एक इशारा किया। इशारा यह था कि प्रस्तावना में जो बड़े बड़े आदर्श लिखे हैं ना, वो संविधान को समझने के लिए एक गाइड की तरह हैं। और बस यहीं से उस बड़े बदलाव की नींव पड़नी शुरू हो गई थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और फिर वो दिन आया, भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक ऐसा फैसला जिसने सिर्फ प्रस्तावना की किस्मत नहीं बदली, बल्कि पूरे संविधान को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इस ऐतिहासिक मोड़ को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मूल ढांचा का सिद्धांत, या जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं, ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, अमेंड कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को, इसकी नींव को नहीं छू सकती। कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिन्हें बदला ही नहीं जा सकता। और इसी जबरदस्त सिद्धांत का जन्म हुआ 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक यू टर्न लिया, अपने ही पुराने बेरुबारी वाले फैसले को पूरी तरह पलट दिया। और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सिर्फ हिस्सा ही नहीं, बल्कि इसी में तो वो महान सिद्धांत है जो संविधान का मूल ढांचा बनाते हैं। ये वाकई एक क्रांतिकारी फैसला था। तो केशवानंद भारती केस के बाद खेल पूरी तरह बदल चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लगा, संविधान के उन मजबूत पिलर्स को पहचानने के लिए जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। अब प्रस्तावना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं थी, वो संविधान की आत्मा की बॉडीगार्ड बन चुकी थी। इसका सबसे पहला और बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला 1975 के इंदिरा नेहरू गांधी केस में। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये बात हम कहां से कह रहे हैं? इसकी जड़ें सीधी प्रस्तावना में है, जहां भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। फिर आया 1980 का मिनोवा मिल्स केस। यहां अदालत ने एक तराजू के दो पलड़ों को बराबर किया। कोर्ट ने फिर से प्रस्तावना का ही सहारा लिया और कहा भी मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व, इन दोनों के बीच एक हार्मनी, एक बैलेंस बनाना भी संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है। कोई एक दूसरे से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। और फिर एक और बड़ा मील का पत्थर, 1994 का SR मुंबई केस। इस केस में धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा हिस्सा बताया गया जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। और कोर्ट ने फिर से कहा कि यह सिद्धांत भी कहीं और से नहीं, बल्कि सीधे हमारी प्रस्तावना से ही निकल कर आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन बड़े बड़े फैसलों के जरिए डेमोक्रेसी, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में बैलेंस और सेक्युलरिज्म, इन सबको संविधान के मजबूत पिलर्स की तरह स्थापित कर दिया गया। ऐसे पिलर्स जिन्हें कोई भी सरकार अमेंडमेंट करके हटा नहीं सकती। और मजे की बात यह है कि इन सभी की जड़ें, इन सभी का सोर्स हमारी प्रस्तावना ही निकली। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम ये समझेंगे कि आज के दौर में प्रस्तावना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपास की तरह कैसे काम करती है। मतलब जब भी किसी कानून को समझने में कोई उलझन होती है तो ये कैसे रास्ता दिखाती है। एक बढ़िया उदाहरण है 1983 का DS नकारा केस। कोर्ट ने प्रस्तावना में लिखे समाजवादी शब्द को पकड़ा और कहा कि इसका असली मतलब है लोगों को सामाजिक न्याय देना। और जानते हैं इसी आधार पर क्या हुआ? पेंशन के अधिकारों का दायरा और बढ़ा दिया गया। देखा कैसे प्रस्तावना का एक शब्द लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। ऐसा ही एक और कमाल का केस था 1993 का उन्नी कृष्णन केस।
इसी में राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट माना गया और कोर्ट ने इसे किससे जोड़ा? प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता और समानता के वादे से। जरा सोचिए, प्रस्तावना में लिखे बस कुछ शब्दों ने देश के लाखों बच्चों के लिए पढ़ाई के दरवाजे खोल दिए। ये है प्रस्तावना की असली पावर। और ऐसा नहीं है कि ये सब पुरानी बातें हैं। अभी हाल ही में 2008 के अशोक कुमार ठाकुर केस में आरक्षण जैसी पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए फिर से प्रस्तावना के सामाजिक न्याय वाले आदर्श का इस्तेमाल किया गया। इससे ये साफ पता चलता है कि आज भी सोशल पॉलिसीज पर होने वाली बहसों में प्रस्तावना कितनी रेलेवेंट है। यही नहीं, 1995 और 1997 में LIC ऑफ इंडिया से जुड़े केसों में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात को बार बार दोहराया कि जब भी संविधान के किसी हिस्से को समझने में दुविधा हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो प्रस्तावना एक टॉर्च लाइट की तरह है जो सही रास्ता दिखाती है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? 1960 में इसे संविधान का हिस्सा भी नहीं माना गया। 1973 में यह संविधान की नींव बन गई। 1994 में इसने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दी और 2008 तक आते आते ये सामाजिक न्याय की गारंटी बन गई। क्या कमाल का सफर रहा है, एक मामूली से परिचय से संविधान की आत्मा बनने तक का। तो इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारा समाज, हमारे कानून, ये सब लगातार बदल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प है कि आने वाले कल में हमारी अदालतें प्रस्तावना के उन्हीं शब्दों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और कौन से नए गहरे मतलब खोजेंगी। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, क्योंकि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे साथ साथ बढ़ता है और सांस लेता है।